हाँ स्टूडेंट, देखिए अब अपन आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अंकेक्षक की नियुक्ति। धारा 139 की उपधारा 1 से लेकर कहाँ तक पढ़ेंगे? 11 तक। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप टॉपिक कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो कंपनी का ऑडिटर है उसको अपॉइंट कौन करेगा। बात समझे? अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंपनी की ऑडिट कौन कर सकता है तो आंसर होगा ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर मैं अब क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि कौन कर सकता है, अब पूछा जाएगा कि ऑडिटर की नियुक्ति कौन करेगा। क्या नियुक्ति करनी जरूरी है? अगर ऐसी बिना नियुक्ति होती तो मैं किसी कंपनी में घुस जाता, लो साहब ऑडिट करते हैं आ जाओ। ऐसा नहीं होता। मैं कल की बात बताता हूँ। कल मैं एक शादी में गया, मेरे जिया जी की कोई रिश्तेदारी की शादी में थी, तो उनके रिलेशन में लोगों से मिल रहे थे। तो एक बच्ची थी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी अभी। तो उससे बातचीत करने लगे हमें कि भाई क्या कर रही है बेटा, क्या नहीं कर रही। तो वो जॉब कर रही है कहीं। बोले सर मेरा मन है प्रैक्टिस में आने का, जो मैं काम करता हूँ ना ऑफिस का, मेरा मन है कि मैं क्या करूँ, प्रैक्टिस करूँ। तो आपकी क्या एडवाइस है? मैं कही बता शादी कब करेगी? बोले ये क्या मतलब हुआ? मैं कहा बता। बोले सर अब घर वाले करेंगे ही शादी भी। मैं कहा फिर तू भूल जा। मैं कहा तेरे पास अगर 5 साल का समय है ना, 5 साल किस चीज का? तपस्या करने का, तो सोचना ऑफिस खोलने की। क्योंकि जो तू आज हमको देख रही है ना, तो तू देख रही है कि भाई ये जो बाल हैं एकदम ब्लैक हैं, बेटा ये डाई का कमाल है ना। बाल सफेद हो चुके हैं तब जाके ऑफिस सेट हुआ है। मैं कहा जब मैं तेरी उम्र में था ना, तब मैं स्ट्रगल करता था कि मैं शाम तक खाना कैसे खाऊंगा। सीए बनने के बाद की कहानी है ये। मतलब एक तो आदमी हो कि भाई उसके पास कोई काबिलियत ही नहीं, बेचारा करे क्या। यहाँ तो डिग्री होल्डर था, प्रोफेशनल, और पेट पालने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। तो प्रैक्टिस जो है ना बेटा, ऐसी कहानी है। आप सोचोगे आप सीए बन गए और आपके ऊपर ऑडिटें बरसेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्राहक खुद को ढूंढना पड़ेगा, ग्राहक आपको ढूंढना पड़ेगा, और ग्राहक आपको क्या करे? अपॉइंट करे, तब जाके आप क्या करोगे? ऑडिट करोगे। तो अब आपको मैं ये बताऊंगा कि हमें अपॉइंट कौन करता है। एक फंडा बता दूं, जो मालिक होते हैं ना वो हमें क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। सिंपल फंडा समझ में आ गया? जो मालिक होते हैं वो हमको क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। लेकिन इस नियम के कुछ क्या है? अपवाद भी है। तो वो कैसे समझेंगे? इसको मैं 2 टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूं। अंकेक्षक की नियुक्ति को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। समझ गए? फर्स्ट ऑडिटर। और एक हम पढ़ेंगे, चाहे तो क्या बोल दो, पश्चातवर्ती, या क्या बोल दो, आगामी, या कुछ मत बोलो, खाली क्या बोल दो, अंकेक्षक। तो वो मान लिया जाएगा कि वो कौन सी की बात कर रहे हैं अपन? पश्चातवर्ती या आगामी की बात कर रहे हैं। यहां तक की 2 बातें समझ में आ गई। अब आपको मैं बताता हूं प्रथम अंकेक्षक कौन होता है, ये बताओ। फर्स्ट ऑडिटर किसको कहते हैं? मैं सीए बना, उसके बाद जो मेरी पहली ऑडिट है वो नहीं, कंपनी नई नई बनी है और उसकी पहली बार जो ऑडिट करेगा वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑडिटर। अब ऑडिट तो हर साल होगी, ऑडिट तो एवरी ईयर होगी। तो जो फर्स्ट ईयर कंपनी बनने के बाद में फर्स्ट ईयर की जो ऑडिट करता है उसको क्या कहते हैं? प्रथम अंकेक्षक। और उसके बाद हर साल जो ऑडिट करेगा वो क्या कहलाएगा? पश्चातवर्ती, आगामी, या फिर क्या बोल दो, खाली अंकेक्षक बोल दो। समझ में आ गई क्या बात? बताओ रेगुलर चीज कौन सी इनमें से? पश्चातवर्ती, आगामी या अंकेक्षक। ये रेगुलर है क्योंकि ये तो हर साल होती है, और ये तो लाइफ में 1 टाइम है। कोई भी कंपनी नहीं बनेगी, पहली बार जो ऑडिट हो रही है वो फर्स्ट ऑडिटर है। समझ में आ रहा है? मैंने ये बात क्यों बताई? क्योंकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो सिंपल सा ये लिख दें कि किसी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा आया कि किसी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति
कौन करता है? तो ये तो बताया नहीं कि साहब प्रथम की आगामी, बोला ही नहीं क्वेश्चन में कुछ भी, तो आप क्या मानेंगे? तो आगामी मानेंगे। प्रथम कब मानना है? जब क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ हो कि किसी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ूं। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति को हम पहले कंप्लीट करेंगे। इसके कितने पार्ट कर देता हूं? 2, उसको बाद में पढ़ेंगे पश्चातवर्ती को। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति एक तो मैं पढ़ूंगा किसमें? सरकारी कंपनी में। सरकारी कंपनी में, इन गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, धारा 139 की उपधारा 7, पहले हम इसको पढ़ेंगे। और दूसरा हम पार्ट बना लेते हैं सरकारी के अतिरिक्त, सरकारी के अतिरिक्त किसी अन्य कंपनी में, सरकारी के अतिरिक्त किसी अन्य कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति, धारा 139 की उपधारा 6। समझ में आ रहा है? क्या ये उपधारा याद करनी पड़ेंगी? बिल्कुल करनी है आपको, ठीक है। इस गलतफहमी में मत रहना कि सर उपधाराएं भी पूछेंगे क्या। तो आरपीएससी पूछ सकता है, और पिछली बार का पेपर डाउनलोड करके देख लो आप। उपधारा तो आरपीएससी नहीं पूछी है। तो देखो वो अब जमाने गए कि आप कोई भी गाइड ले आए, आपने एग्जाम दे दी और आपका सिलेक्शन हो गया, समझो। क्योंकि कंपटीशन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ, मेरी बेटी मेरे साथ बैठी हुई थी, तो उसको मेरी 12th की मार्कशीट मिल गई। बैठे थे तो उसने 12th की, अब क्या बड़ी हो गई थोड़ी सी, 6th क्लास में आ गई, तो समझने लग गई चीज़ों को। मार्कशीट देखी और उसमें परसेंटेज लिखी हुई आती थी पहले। तो मेरी 12th में परसेंटेज थी 71.23%। तो देखा और यूँ करी, हाँ पापा आप इतने कमज़ोर थे। मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई, क्या मेरी बेटी को मैं कमजोर लग रहा हूं? पापा मेरे 90+ आते हैं, उसके कभी 90% से कम नहीं आई। मैं कहा बेटा तेरी क्लास में कितने बच्चे हैं? मैंने उससे यही पूछा, तो उसने कहा पापा 56। मैं कहा तेरी कौन सी रैंक है? पापा 12वीं या 13वीं है। मैं कहा बेटा मेरी फर्स्ट रैंक थी। बोला आपकी क्लास के सारे बच्चे कमजोर थे। जमाना बदल गया साहब। हमारे यहाँ पे 74 पे तो ऑल राजस्थान क्या थी? टॉप रैंक 74%। उस टाइम तो फर्स्ट डिवीजन आता था ना, अखबार में नाम आता था, अखबार में आते थे रिजल्ट, और साहब गांव में हल्ला हो जाता कि लड़का फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। आज कोई 80% कोई नहीं पूछता। तो एक कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए ये गलतफहमी बिल्कुल मत पाल लेना कि हम खाली पॉइंट पढ़ दें और हमारा क्या हो जाएगा? सिलेक्शन। क्योंकि ऐसे पढ़ने वाले बहुत हो गए, बेरोजगारी बहुत है, तो कंपटीशन बहुत है, तो पेपर का लेवल क्या हो रहा है? टफ होता जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गए? अब मैं आपको कुछ बेसिक समझा रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक समझ में आए। मैंने जब ये कहा कि सरकारी कंपनी में, और दूसरा क्या कहा? सरकारी के अतिरिक्त। तो जो बच्चे नॉन कॉमर्स वाले उनके साथ में एक समस्या ये हो रही है, ये सर कौन सी कंपनी आ गई है? तो आज मैं आपको थोड़ा सा ये बेसिक समझा रहा हूँ कि कंपनी होती कितने टाइप की है, ताकि आपके बार बार में ये चीज डिस्टर्ब नहीं करे। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनियां केवल 3 ही प्रकार की होती हैं। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी टोटल कितने प्रकार की होती हैं? 3। एक होती है निजी कंपनी। एक क्या होती है? निजी कंपनी, जिसके नाम के बाद में आपको क्या शब्द मिलेगा? प्राइवेट लिमिटेड। जैसे एग्जांपल दूं आपको, सृजन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, तो जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिख दिया गया वो क्या है? निजी कंपनी है। और एक होती है सार्वजनिक कंपनी, इंग्लिश में बोलते हैं अपन इसको पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जिसके नाम के आगे क्या लिख दिया गया? लिमिटेड। वो कैसी कंपनी होती है? सार्वजनिक कंपनी। समझ में आ गया? जैसे रिलायंस लिमिटेड। और एक होती है असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित
दायित्व वाली कंपनी। देखो आज की जो मैं क्लास करा रहा हूं आपको, ये आपके बीओ में भी काम आएगी और यहां भी काम आएगी, लेकिन मुझे बेसिक कराना जरूरी है, नहीं तो आपको प्रोविजन समझ में नहीं आएंगे। सीमित दायित्व वाली कंपनी, कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी, समझ रहे हो? तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाली कंपनी तो होती ही नहीं। कागजों में है, सेक्शन 2 की सबसेक्शन 92 में कंपनी एक्ट में डिफाइन भी किया गया है, और बनाना चाहो तो बन भी सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाते भाई? कंपनी हम बना ही क्यों रहे हैं? ताकि हमारे दायित्व क्या हो, सीमित। तो कंपनी का सबसे बढ़िया फीचर ही यही है, और आप उसी को इग्नोर करो तो इससे बढ़िया तो फिर पार्टनरशिप ही कर लेते। इतनी फॉर्मेलिटी क्यों करोगे आप? तो सही मायने में देखा जाए तो कंपनी कितने प्रकार की हो गई? निजी और निजी कंपनी की परिभाषा क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले सार्वजनिक की बता देता हूं। सार्वजनिक कंपनी वो होती है जो निजी कंपनी नहीं है। ये लो साहब, तो अब ले दे के परिभाषा एक समझनी है केवल ही। कौन सी? निजी कंपनी। अब निजी कंपनी क्या होती है बहुत डिटेल में तो मैं आपको बीओ में पढ़ाऊंगा, यहां मैं बता रहा हूं जो 3 चीजें करे। 3 चीजें क्या? एक तो मना ही करे, मना करे, प्रोहिबिशन, मना करे। एक सीमित रखे, सीमित, लिमिटेशन, लिमिटेशन, और एक प्रतिबंधित करे, प्रतिबंधित, रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये बताओ मना में और प्रतिबंध में कोई फर्क होता है क्या? मना में और प्रतिबंध में फर्क होता है? बहुत फर्क है। मेरे पापा ने मुझे कह रखा है कि बेटा नाइट शो देखने नहीं जाएगा कभी भी मूवी का, तो क्या उन्होंने मेरे को मूवी देखने से मना कर दिया? मना नहीं किया, पर प्रतिबंध है। अब क्या चीज के लिए मना है? निजी कंपनी वो होती है जो जनता से अंशों का आमंत्रण नहीं लेगी, जो जनता से अंशों का आमंत्रण नहीं करेगी। समझ गए? यानी कि हम लोग पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि हमें पैसा दे दो, पब्लिक को हम इनवाइट कर ही नहीं सकते, मना है। तो जो पब्लिक को इनवाइट कर सके वो कंपनी कैसी हो गई? सार्वजनिक। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? सीमित के लिए इन्होंने कहा कि साहब आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग नहीं हो सकते, क्योंकि अगर बहुत सारे हो गए तो फिर निजी कहां रही? वो तो क्या हो गई? सार्वजनिक हो गई। समझो, हमारे एक रिलेटिव हैं बहुत दूर के, उनके फैमिली मेंबर अगर जोड़े ना तो 200 हैं, तो कोई भी प्रोग्राम करते हैं बार बार को बुलाते ही नहीं, तो जरूरत ही नहीं है, बोले जनता जनार्दन यही है। अब बताओ सीमित होंगे तभी तो आपको निजी कहा जाएगा। तो सीमित इन्होंने कह दिया, किसको सीमित करना है? सदस्यों की संख्या को। तो निजी कंपनी में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? वो है 200। आपको कई बुक में 50 देखने को मिलेगा, पर वो 50 थे कंपनी एक्ट 1956 में। 2013 में लिमिट कितनी कर दी? 200 कर दी। यहां तक समझ में आ गया? तो सीमित करे सदस्यों की संख्या को, मना करे जनता से पैसे लेने को। और प्रतिबंध के लिए बता दूं कि ये प्रतिबंध करे किसको? अंशों के हस्तांतरण को। आप अपने शेयर जो है वो ट्रांसफर कर तो सकते हो, लेकिन हर किसी को नहीं कर सकते, नहीं तो वो जनता ही हो गई। समझे आप बात को? मैं कई बार बच्चों से पूछता हूं क्या एक निजी कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं? क्या एक निजी कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? बच्चे कहते नहीं होते। अरे भैया ये तो कंपनी का फीचर है कि कंपनी के जो भी शेयर होंगे वो इजीली क्या है? ट्रांसफरेबल है, आप किसी को भी भेज सकते हो। निजी कंपनी में मैंने मना किया क्या हस्तांतरण नहीं होगा? मना नहीं कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं? प्रतिबंध है। किस बात का प्रतिबंध है? कि आप हस्तांतरण कर तो सकते हो, लेकिन प्रतिबंधित क्या है? कि आप हस्तांतरण किसको करोगे? या तो सदस्यों को,
या फिर दोस्त रिश्तेदार को, यानी कि किसको नहीं करोगे बताओ, जनता को ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं तो वो जनता को मांगने बराबर ही हो गया। आप खाली इनको ही कर सकते हो। किस चीज के लिए मना है? अंशों का हस्तांतरण जनता को नहीं। तो ऐसी कंपनी क्या कहलाती है बताओ? निजी कंपनी। ये तीन ही कंपनियां होती है बच्चों। अब इनके आते हैं प्रोडक्ट। जैसे 1% कंपनी, बताओ 1% कंपनी कौन सी कंपनी है? निजी, क्योंकि एक ही आदमी है। जैसे स्मॉल कंपनी, लघु कंपनियां, ये भी कौन सी है बताओ? निजी कंपनी है। ये इनके क्या है? प्रोडक्ट है। कंपनी तो एक ही मानी जाएगी, कौन सी? निजी कंपनी। यहां तक ठीक है? समझ में आ रहा है? अब बताओ सरकारी कंपनी कौन सी कंपनी है? सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी इसी का पार्ट है। सरकारी कंपनी के नाम के अंत में भी क्या दिखने को मिलेगा? तो सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये सरकारी है या नहीं है? तो उसको पहचानने का एकमात्र तरीका है कि उसमें पूंजी किसने लगा रखी है। तो मैं अब आपको वापस टॉपिक पे लेके आता हूं, सरकारी कंपनी की परिभाषा। सरकारी कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 की धारा 2 की उपधारा 45 में परिभाषित किया गया। और ये धारा कंठस्थ करनी है आपको, क्योंकि कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको पूछा हुआ है। आरपीएससी के अलावा और भी हैं, उन्होंने पूछा हुआ है कि सरकारी कंपनी क्या होती है। तो सरकारी कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसकी कम से कम 51% पेडअप कैपिटल, जिसकी कम से कम 51% पेडअप कैपिटल निम्न के द्वारा क्या हो? निम्न के द्वारा धारित हो। यानी कि पैसा किसने लगाया है? पैसा किसने लगाया है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और कितना? कम से कम 51%। तो यानी देखो आधे से भी ज्यादा हो गए। तो किसका प्रभुत्व है इसमें? सरकार का। तो ये कंपनी कैसी हो गई? सरकारी। समझ में आ रहा है? या फिर पैसा किसने लगाया हो? स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब 2-4 राज्य सरकार मिलके। जैसे हरियाणा राज्य सरकार ने 25% लगा दिए और राजस्थान सरकार ने 26% लगा दिए। तो बताओ उस कंपनी में 51% पैसा किसका लगा हुआ है? राज्य सरकारों का। तो राज्य सरकार या सरकारों द्वारा धारणों, या क्या कह दूं, अंशतः केंद्र सरकार एवं अंशतः राज्य सरकार एवं अंशतः राज्य सरकारों द्वारा पैसा लगाया गया हो। समझ में आ गया ना भाई? अपने क्या है, इंडिया में ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो यहाँ पे हम उनको सरकारी मानेंगे। अगर इन्होंने पैसा लगा रखा है तो वो कंपनी क्या मानी जाएगी बताओ? सरकारी कंपनी। ये बात समझ में आ गई क्या? नोट करके एक बात और समझ लो, सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी को भी, सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी को भी क्या माना जाएगा? सरकारी कंपनी माना जाएगा। सरकारी कंपनी माना जाएगा। ये हो गई डीम्ड, मान लिया जाएगा। सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी को भी क्या मान लिया जाएगा? जैसे कोई अगर मान लीजिए भगवा कलर के कपड़े पहन लेता है तो हम मान लेते हैं भाई ये क्या है? संत है। अब वो है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मान लिया जाता है। तो ऐसे ही हम इसको मान लेंगे।
अब इसका डिफरेंस समझो। मुझे बताओ सहायक कंपनी क्या होती है? ये तो पढ़ा भी चुका हूं मैं आपको। सहायक कंपनी क्या होती है? जिसके आधे से ज्यादा अंश दूसरी कंपनी धारण करे। तो जो धारण करे वो होल्डिंग, और जिसके धारण करे वो सहायक। ये कहानी समझ में आ गई क्या? सरकारी कंपनी की परिभाषा समझ में आ गई? तो मुझे एक एग्जाम्पल से इसका आंसर बताना, ये कैसी कंपनी है। एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। अब देखो नाम से हमें ये तो मालूम चल रहा है कि सार्वजनिक कंपनी है। अब सार्वजनिक में सरकारी है कि नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ेगा भाई पैसा किसने लगाया है। तो पैसे का नाम से तो मालूम चलता है नहीं। वो अलग बात है कि आप बहुत सारी कंपनियों के नाम जानते हो, जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, वो तो आप जानते हो, बाकी नाम से पहचान नहीं होगी। इसमें 25% पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने लगा रखा है और 26% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा रखा है। टोटल सरकारों का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? और 49% पैसा हो सकता है जनता ने लगा रखा हो। समझ में आ गया? बताओ ये कंपनी कैसी कंपनी है? क्योंकि कम से कम कितने चाहिए? 51% चाहिए। तो इस कंपनी को क्या माना जाएगा? सरकारी कंपनी माना जाएगा। अब एक और कहानी सुनो। एक और कंपनी है पीक्यूआर लिमिटेड। इस कंपनी के 50.5% शेयर किसके द्वारा धारण है? एबीसी के। इस कंपनी का 50.5% शेयर किसने ले रखे हैं? एबीसी ने। तो बताओ पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी कैसी कंपनी हुई? पीक्यूआर हुई सहायक, क्योंकि आधे से अधिक। पीक्यूआर कंपनी कैसी होगी? सहायक, आधे से अधिक। पर ये सहायक किसकी है? ये सहायक कंपनी है, लेकिन किसकी है? सरकारी कंपनी की। क्योंकि ये वाली कंपनी कैसी है बताओ? सरकारी। तो सरकारी कंपनी की ये क्या हो गई? सहायक। इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे? सरकारी कंपनी कहेंगे। भाई सरकार ने डायरेक्टली इसमें कोई पैसा नहीं लगा रखा, पर इनडायरेक्टली इसके पास पैसा कहां से आया? सरकार से। और इसने उठा के पैसा किसमें लगा दिया? पीक्यूआर में। तो बात तो एक ही हो गई। समझ में आ रहा है क्या? यहां बच्चे गलती क्या कर जाते हैं कि ये जो मैंने यहां लिखा ना, कम से कम कितना? 51%। इसको बच्चे पता नहीं अपने आप ही इंटरप्रिटेशन निकाल देते कि आधे से अधिक। एक ही बात है। बताओ बेटा, कम से कम 51% बोल दूं, एटलीस्ट 51% या मोर देन 50%? एक ही बात है या अलग अलग है? देखो मान लो किसी कंपनी में टोटल 200 शेयर हैं। कंपनी में टोटल शेयर कितने हैं? 200, और मैंने ले रखे हैं उसके 101। तो बताओ ये आधे से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? आधे से ज्यादा हो गया। लेकिन अगर मैं इसका 51% निकालूं तो कितना होता है? 102। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। खेल ही पूरा चेंज। इसलिए ये मत बोल देना आधे से अधिक। क्या बोलोगे? और सहायक कंपनी में 51% मत बोलना। सहायक कंपनी में क्या होता है? आधे से अधिक। लैंग्वेज पे ध्यान देना। समझ में आ गई क्या? क्लियर है? तो सरकारी कंपनी क्या होती है? क्लियर है? क्योंकि हमारा जो स्टडी का पॉइंट है वो चलेगा ही इसके ऊपर ही, कि आपको ऑडिटर की नियुक्ति करनी है। कौन सी में? या तो सरकारी में, या सरकारी के अलावा किसी और कंपनी में। ये बातें समझ में आ गई? चलो मैं पूछूंगा, आप बताएंगे, धारा बताएंगे कि कौन सी धारा में नियुक्ति होगी। क्लियर है? ये बच्चा बताएगा। बताओगे बेटा? निजी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करनी है। निजी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करनी है। बोल कौन सी धारा लगेगी? इन दो में से एक बताना है। निजी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करनी है। हाँ, जोर से बोलो। 139 की उपधारा 6 लॉक कर दिया जाए। बताओ सही जवाब है? आपके क्या विचार है? और ये बिल्कुल सही जवाब है। निजी कंपनी किस में आएगी? सरकारी के अलावा। फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप देंगे जवाब। सार्वजनिक कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? सार्वजनिक कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? बताओ।
नहीं, वो बात की आंसर बाद में, धारा बोलो। 139 की उपधारा 6 की 7, 6। और सरकारी कंपनी में तो कौन सा आएगा? 7। समझ में आ गया? सरकारी के अलावा कोई भी नाम लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन में, कौन सा लेके चलोगे? 139 की उपधारा 6 और सरकारी आए तो 7। समझ में आ गया? अब विडंबना क्या है वो सुनो, कि क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं आएगा कुछ, कि निजी की, सार्वजनिक की, सरकारी लिखा हुआ ही नहीं आएगा। लिखा हुआ क्या आएगा कि किसी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो अब बताओ कौन सी धारा मानूं? सरकारी मानूं कि सरकारी के अतिरिक्त? और क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ इतना सा एक लाइन का क्वेश्चन आ गया कि किसी कंपनी में। तो बच्चों हमेशा कौन सी मान के चलना? सरकारी के अतिरिक्त। तो सरकारी कब मानना है? जब लिखा हो। प्रथम अंकेक्षक कब मानना है? ऐसे ही हम पढ़ेंगे पश्चातवर्ती और आगामी, इसको भी 2 पार्ट में। सरकारी कंपनी में धारा 139 की उपधारा 5, और ऐसे ही सरकारी के अतिरिक्त, सरकारी के अतिरिक्त किसी अन्य कंपनी में धारा 139 की उपधारा 1। ये 4 धाराएं पढ़ते हैं पहले अपन। समझ में आ गया क्या? सबके क्लियर है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अपन एक काम करते हैं, इनको केस स्टडी नंबर देते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप मुझे ये बताओगे कि ये 1, 2, 3, 4 में से कौन सा है। क्योंकि अगर आप पहचान नहीं पाओगे तो आंसर सही कैसे दोगे? आंसर तो घूम फिर के वो जो कल बताए थे ना 3, वही आने हैं, या तो सदस्य या संचालक मंडल या केक। पर आपको मालूम होना चाहिए ना पूछ क्या रहा है। पूछें? चलो स्टार्ट करते हैं। ये बच्चा बताएगा, आप बताओगे। निजी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? 1, 2, 3, 4। आंसर क्या देना वो बात की बात है। 1, 2, 3, 4। निजी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बताओ 1, 2, 3, 4। आंसर देना, कहीं आगे बोल दो गेट ऑन द डांस फ्लोर। लॉक कर दिया जाए। 2 आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगर आपने धारा पहचान ली, टॉपिक पहचान लिया कि क्या पूछ रहे हैं, तो आंसर गलत होगा ही नहीं। समझ गए क्या? अब ये बच्चा बताएगा, बताओगे आप। निजी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? निजी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? 1, 2, 3, 4। इनको बता दो। पक्का? कैसे पहचाना? देखो मैंने पूछा निजी कंपनी में अंकेक्षक, कौन सा अंकेक्षक? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। जब कुछ नहीं बोले तो कौन सा मानोगे? आगामी। कंपनी कौन सी बोली? निजी, तो सरकारी के अतिरिक्त। अब समझ में आ गया क्या? केस समझ में आ गए सबके? पक्का? आगे बढ़ूं तो एक लास्ट टेस्ट कर लेते हैं। ये बच्चा बताएगा सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? 1, 2, 3, 4। क्या आएगा? 3। समझ गए? और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, कंपनी का ही नाम नहीं लिखा कुछ भी, 2। अब केस समझ में आ गया मेरे हिसाब से। सबके क्लियर है? तो ये केस स्टडी पहचाना सीख गए। अगर ये सीख गए तो सब कुछ सीख गए मान लो आप। आपको खाली इतना सा समझना है कि प्रथम अंकेक्षक तब मानना है जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सरकारी कंपनी आपको तब मानना है जब क्वेश्चन में दिया हुआ हो। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो सरकारी के अलावा मानेंगे कंपनी, और प्रथम अंकेक्षक नहीं लिखे तो कौन सा मानेंगे? आगामी या पश्चातवर्ती। यहां तक क्लियर है क्या? आगे बढ़ूं? चलो अब मैं आपको कुछ और बेसिक चीजें कराना चाह रहा हूं, क्योंकि उसके बिना क्या है, आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। आप बताओ कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है या नहीं है? कृत्रिम व्यक्ति है। तो आप में और कंपनी में क्या फर्क है? आप भी व्यक्ति हो, वो भी व्यक्ति है। आप में और उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क लगता है आपको?
आप में और कंपनी में क्या फर्क है? मैं बताता हूं। आप प्राकृतिक व्यक्ति हो और वो कृत्रिम है। आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु भी होगी, समझो। कंपनी का जन्म कानून से हुआ है तो मरेगी भी किससे? कानून से ही मरेगी। समापन भी कानून से होगा। एक फर्क समझो। आप कुछ भी काम कर सकते हो क्या या नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि आपके हाथ पैर हैं। कंपनी तो कृत्रिम है। आप अगर मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और हम साइन करें तो आपके हाथ है ना, आप साइन कर दोगे ना। कंपनी के हाथ तो है ही नहीं। कंपनी का तो कोई भौतिक स्वरूप ही नहीं है। आपका तो एक भौतिक स्वरूप है, आपकी एक शक्ल है, दिखाई दे रही है। कंपनी की तो शक्ल ही नहीं है, समझो। इसे कंपनी में क्रीम पाउडर का खर्चा बच जाता है। एक भौतिक स्वरूप आपका, उसका नहीं है। तो फिर काम कैसे करे कंपनी, ये बताओ। मैं जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है रजिस्ट्री तो कराएगी। क्या कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है? तो रजिस्ट्री कैसे होगी? तो सब कंपनी के कृत्रिम व्यक्ति है। और जो कृत्रिम व्यक्ति होते हैं ना, वो खुद काम नहीं कर सकते, उनको बैसाखी की जरूरत है। तो कंपनी की बैसाखी होते हैं दो, या तो होते हैं उसके मालिक यानी कि सदस्य, या उसको चलाने वाले यानी कि कौन है? संचालक। अब कंपनी में एक आदमी होता नहीं, बहुत सारे क्या होते हैं? मालिक होते हैं, तो बहुत सारे चलाने वाले भी होते हैं। इसलिए कंपनी जो है वो है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब जानते हो? आप एक बात सही से बताएंगे, राहुल गांधी पसंद है कि नरेंद्र मोदी? अच्छा, राहुल गांधी किसी को पसंद ही नहीं आता बेचारे को, तभी कुंवारा बैठा अब तक। चलो कोई नहीं। अब साहब आपको नरेंद्र मोदी पसंद है और वोट पड़ेंगे, और अगर आधे से ज्यादा लोगों ने वोट दे दिया किसको, तो सरकार तो गांधी की बनेगी और आपके ऊपर भी राज करेगा। आपके मैंने तो वोट दिया ही नहीं, मैं नहीं मानता इसको। होता है ना। अब जैसे आपने हो सकता है अशोक गहलोत को वोट नहीं दिया हो, वसुंधरा राजे को वोट दिया होगा, पर राज का मुख्यमंत्री तो, क्योंकि डेमोक्रेसी है साहब, ये लोकतंत्र। और लोकतंत्र में क्या होता है? जो बहुमत होता है वो जीतता है, जिसके पास क्या होता है? बहुमत। तो कंपनी बिल्कुल एक तरह की डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। पर इसमें नारा क्या है? एक शेयर का एक वोट। अगर आपके पास में 10 शेयर हैं तो आप 10 वोट दे सकते हो। तो जिसके पास जितने ज्यादा शेयर उतने ज्यादा वोट, और वो जो चाहेगा वो होगा। इसीलिए तो रिलायंस का मालिक किसको कहा जाता है? अंबानी को। शेयर होल्डर तो मैं भी हूं, शेयर तो मेरे पास भी है। पर सर आपके टके क्या उठेंगे? कोई भी निर्णय लेंगे, वोटिंग होगी, आपके पास 10 शेयर होंगे, आप 10 वोट दे दोगे, उसके पास 1 करोड़ शेयर हैं, वो 1 करोड़ वोट देगा। तो चलेगी किसकी? 1 करोड़ वाले की चलेगी ना, मेरी क्या चलेगी? ये कंपनी की प्रॉब्लम भी है कि अल्पसंख्यक का शोषण होता है। जिसकी मेजोरिटी नहीं है वो सत्ता में नहीं आ सकता, समझ गए? तो कंपनी में एक आदमी नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। और जब बहुत सारे लोग होते हैं तो निर्णय कैसे हो? तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? मीटिंग। अब मैं आज आपको एक टॉपिक करवाने जा रहा हूं बीच में, क्या? सभा। क्या कहते हैं उसको? मीटिंग। अब मीटिंग की कहानी सुनना बच्चों ध्यान से, क्योंकि ये बेसिक चीज है। अगर मैं ये कराऊंगा तो ही आपको पॉइंट समझ में आएंगे। सभा कंपनी में 2 तरह की होती है। सभा कंपनी में 2 लोगों की होती है। बताओ किस किस की होगी? या तो कंपनी के सदस्यों की, या क्या बोल दूं, अंशधारियों की। तो सर क्या रिलायंस की सभा में आपको बुलाया जाता है? बुलाना पड़ेगा। मैं जाऊं या नहीं जाऊं वो मेरी इच्छा है, इनविटेशन तो आएगा, क्योंकि आखिरकार मैं कौन हूं? शेयर होल्डर हूं, सदस्य हूं, तो मेरे पास इनविटेशन तो आएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब आजकल क्या है, देखो ऑफलाइन का जमाना हो गया खत्म, तो आजकल मीटिंग भी कैसे होने लगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। मीटिंग तो मीटिंग है, कोई जरूरी थोड़ी कि आमने सामने बैठोगे तो ही मीटिंग होगी। आ गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, तो वो भी आजकल एक कॉन्सेप्ट चल गया। या फिर सभा किसकी होगी? संचालकों की। संचालक बोल दो, या एक और नाम है हिंदी में इसका, निदेशक।
डायरेक्टर्स। समझ में आ गया? क्लियर है? सदस्यों की सभा को मैं नाम दे रहा हूं क्या? साधारण सभा। सदस्यों की सभा को क्या नाम दिया मैंने? साधारण सभा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? जनरल मीटिंग। तो बताओ साधारण सभा किसकी होती है? सदस्यों की। संचालकों की सभा को साधारण सभा नहीं कहते हैं। किसकी सभा को कहते हैं? संचालकों की सभा को अपन नाम दे रहे हैं बोर्ड सभा, क्योंकि सारे संचालक को मिला के अपन बोलते हैं बोर्ड। तो इसकी सभा क्या हो गई? बोर्ड सभा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपन बोर्ड मीटिंग। ये समझ में आ गया? क्लियर है? अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक कंपनी है जिसमें 5 डायरेक्टर हैं और इनके सामने कोई ऑफर आया। बताओ कचौरी खाएंगे कि समोसे? वोट डालना है, कचौरी या समोसे? कचौरी। आप? कचौरी। समोसा? कचौरी। कचौरी। क्या आएगी बताओ? कितनी? 5। आपको कचौरी खानी पड़ेगी। नहीं सर मैंने तो समोसा मंगाया था। बहुमत खानी पड़ेगी। तो बताओ मामला कब पास होगा? बहुमत से। तो बोर्ड सभा में मामले कैसे पास होते हैं? बहुमत से। बहुमत तो जानते ही हो आप, मेजोरिटी। समझ में आ रहा है? बोर्ड सभा में बहुमत से जो मामला पास होता है हम उसे क्या कहते हैं? बोर्ड प्रस्ताव। क्या कहते हैं? बोर्ड प्रस्ताव या बोर्ड संकल्प। बोर्ड संकल्प। इंग्लिश में कहते हैं इसको बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन। यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ गया? तो बताओ बोर्ड प्रस्ताव कहां पास होता है? बोर्ड सभा में। किसके द्वारा पास किया जाता है? और कैसे पास होता है? बहुमत से। कहानी समझ गए क्या? अच्छा, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कंपनी में 6 डायरेक्टर हैं, 6 में से 3 बोल रहे हैं कचौरी, 3 बोल रहे हैं समोसा। अब बहुमत कहां हुआ? ये तो मामला क्या हो गया? बराबर बराबर का हो गया। निर्णय कैसे हो? मतलब ये वो क्रिकेट मैच हो गया जो टाई हो गया तो सुपर ओवर मिलता है ना। ऐसे ही जब कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जहां मत क्या हो जाए? बराबर बराबर, तो उसको कहते हैं डेड लॉक लगना। क्या कहते हैं? डेड लॉक लगना, कि डेड लॉक लग गया। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि प्रत्येक सभा का एक पति होगा, सभापति। समझ रहे हो? चेयरपर्सन। चेयरपर्सन। और उसको एक अलग से वोट देने का मौका दिया जाएगा। हो सकता है वो इन्हीं में से कोई एक हो, उसको एक वोट देने का मौका दिया जाएगा, जिसको अपन कहते हैं निर्णायक मत। इंग्लिश में बोलते हैं कास्टिंग वोट। लेकिन ये बताओ कब यूज किया जाएगा? जब डेडलॉक लग जाए कि यार अब तो मामला गड़बड़ हो गया। कहानी समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं किसकी? सदस्यों की। सदस्यों की सभा को क्या कहते हैं? साधारण सभा। ये 2 प्रकार की होती है। बोर्ड सभा के तो कोई प्रकार नहीं है, पर साधारण सभा के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। एक है वार्षिक साधारण सभा। वार्षिक साधारण सभा। इंग्लिश में बोलते हैं अपन इसको एनुअल जनरल मीटिंग। वार्षिक साधारण सभा। और एक होती है अतिरिक्त साधारण सभा। अतिरिक्त साधारण सभा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और ये क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग। यहां तक समझ में आ गया? दोनों ही किसकी होती हैं बताओ? सदस्यों की। अब एक बात बताओ, रिलायंस में मेरा कितना रोल है? कोई बहुत ज्यादा रोल तो है नहीं। क्या मैं कामकाज संभालता हूं? तो मुझे रोज रोज बुलाने की जरूरत ही नहीं है। हमने पैसे लगा दिए, काम करने वाले कर रहे हैं। समझ लो? लेकिन कम से कम साल में एक बार तो बुला लो यार।
पैसे लगाए, तुमने पूरी साल में क्या किया, क्या कमाया, क्या खोया, हमें बता तो दो। तो प्रत्येक कंपनी को प्रति वर्ष एक बार सदस्यों को बुलाना क्या है, अनिवार्य है। प्रत्येक कंपनी को प्रति वर्ष। समझ गए क्या? खाली कौन सी कंपनी को छोड़कर? ओपीसी। क्योंकि 1% कंपनी में ये मीटिंग होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मीटिंग कम से कम 2 लोगों की होती है, अकेले की क्या मीटिंग कराएंगे? इसको छोड़कर प्रत्येक कंपनी को प्रतिवर्ष क्या करानी पड़ेगी बताओ? वार्षिक साधारण सभा। अब मान लो आज आपने कोई एक मीटिंग बुला ली, कौन सी बुलाई? एजीएम। अब दूसरी कब आएगी बताओ? दूसरी एजीएम कब आएगी? आप कहें सर 5 दिन बाद बुला लें। अरे रोज थोड़ी होती है, नाम ही क्या इसका? एनुअल, साल में एक बार। तो अगर आपने यहां मीटिंग बुला ली तो दूसरी यहां होगी, 1 साल के बाद होगी। अगर आपको बीच में जरूरत पड़ गई, सदस्यों को बीच में बुलाना पड़ गया, तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। समझ में आ गया? तो बताओ अतिरिक्त साधारण सभा क्या होती है? 2 एजीएम के बीच में होने वाली सदस्यों की सभा क्या कहलाती है? अतिरिक्त साधारण सभा। क्या? सदस्यों को, सबको, सब में सबको बुलाना पड़ेगा, कोई भी हो चाहे कंपनी, प्रत्येक कंपनी, खाली ओपीसी को छोड़ के सभा तो होगी ना। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? अब देखो, आपने साधारण सभा बुलाई, अतिरिक्त साधारण सभा क्या होती है? 2 एजीएम के बीच। नॉर्मली इसकी जरूरत कब पड़ती है ये बताओ? इसकी जरूरत कब पड़ती है? कोई ना कोई इमरजेंसी में। क्योंकि हम रोज रोज किसको याद नहीं करते हैं? सदस्यों को याद नहीं करते। रोज रोज का काम तो किसका है? संचालकों का है, क्योंकि इनको रोजमर्रा की क्या करने हैं? काम करने हैं। और ये तो वहीं रहते हैं, तो फटाक से मीटिंग कर लेंगे। ये तो देश के कोने कोने में रहते हैं, सबको बुलाना, मीटिंग करना, इसलिए इन्होंने नियम बना दिया भाई साल में एक बार बुला लो। और मोटी मोटी का नहीं समझा दो कि ये लाभानी है, ये हमारा लाभांश दे रहे हैं आपको, ये ऑडिटर है, ये डायरेक्टर है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर लो बस। लेकिन अगर इमरजेंसी आ गई तो बीच में बुला सकते हो, मना नहीं है। फिर उसको क्या कहेंगे अपन? ईजीएम कहेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो ईजीएम को आप समझने के लिए बोल सकते हो इमरजेंसी जनरल मीटिंग, पर फुल फॉर्म इमरजेंसी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। ये इमरजेंसी में बुलाई जाती है। और रेगुलर कौन सी आती है? एजीएम, साल में एक बार। समझ में आ गया? अब साहब सदस्य आ गए, मान लो आप एक बार के लिए मान लो कि आप सृजन इंस्टीट्यूट के सब क्या हो? सदस्य हो। आप सबने पैसा लगा रखा है, लेकिन आप बिजनेस नहीं चला रहे, आपने पैसा लगा के हमको दे दिया, और मेयर मनीषर इसको क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। तो मेयर मनीषर क्या हो गए? संचालक, और आप लोग कौन हो गए? सदस्य। अब आपने पैसा लगा रहा, आप अपने घर पे बैठे हो मजे से, और हम आपके पैसे से व्यापार कर रहे हैं मजे से। तो आपके मन में एक बात तो आएगी ना, अरे कर क्या रहे हो, हमारे पैसे का किया क्या, बताओ तो सही। तो रोज रोज कोई मेरे से हिसाब मांगेगा तो मैं कहूंगा यार तू तेरे शेयर पे बेच दे, तो निकल यहां से। साल में एक बार बता दूंगा। तो हम 1 साल में एक बार बुलाते हैं, किससे? अब इन सभा में अगर कोई मामला तय करना हो तो, जैसे बोर्ड सभा में मामला तय किया तो बहुमत से हो रहा था। साधारण सभा में जो मामले तय होते हैं, चाहे एजीएम और चाहे ईजीएम हो, साधारण सभा में जो मामले तय होते हैं बताओ किसके द्वारा होंगे? सदस्यों द्वारा। क्योंकि यहां संचालक का रोल नहीं है। संचालक किस में आते हैं? संचालक किस में आते हैं बताओ? बोर्ड सभा में। साधारण सभा में कौन आएंगे? सदस्य। अब इन सदस्यों से हम मामला पास कराते हैं, तो इसमें 2 तरीके के मामले पास होते हैं। एक कहलाता है क्या? साधारण प्रस्ताव, और एक क्या कहलाता है? विशेष प्रस्ताव। हम ये 2 तरीके के मामले पास करेंगे, साधारण प्रस्ताव और
विशेष प्रस्ताव। प्रस्ताव को आप एक और नाम दे सकते हो, क्या? संकल्प। संकल्प इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। और इसको क्या बोलेंगे अपन? स्पेशल रिजोल्यूशन। ये दो तरीके के हमारे यहाँ पे सभा में प्रस्ताव पारित होंगे। अब आप कहेंगे सर साधारण प्रस्ताव क्या होता है और विशेष प्रस्ताव क्या होता है? साधारण प्रस्ताव क्या होता है और विशेष प्रस्ताव क्या होता है? तो बच्चों जो साधारण प्रस्ताव होता है वो क्या होता है? जब पक्ष में पड़े वोट, जब पक्ष में पड़े वोट विपक्ष में पड़े वोट से क्या हो? अधिक हो। जब पक्ष में पड़े वोट विपक्ष में पड़े वोट से क्या हो? अधिक हो। तो बताओ उसको हम क्या कहेंगे? साधारण प्रस्ताव। समझ में आ रहा है क्या? जब पक्ष में पड़े वोट विपक्ष में पड़े वोट से क्या हो? अधिक हो, यानी कि एक तरह का क्या हो गया? बहुमत। तो उसको अपन साधारण प्रस्ताव कहते हैं। यहां तक सबके समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो मैं जब आपको टॉपिक कराऊंगा अंकेक्षक की नियुक्ति और मैं कहूंगा कि साहब प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा बोर्ड सभा में बोर्ड प्रस्ताव पारित करके की जाती है, तो समझ में आ जाएगा ना कि बोर्ड सभा क्या है, बोर्ड प्रस्ताव क्या है। विशेष प्रस्ताव किसको कहेंगे? जब पक्ष में पड़े वोट, जब पक्ष में पड़े वोट विपक्ष में पड़े वोट से, विपक्ष में पड़े वोट से क्या हो? 3 गुना हो। जब पक्ष में पड़े वोट विपक्ष में पड़े वोट से कितने हो? 3 गुना हो। जैसे कहते हैं ना सरकार की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, तो बहुमत और पूर्ण बहुमत क्या होता है? फिर अलग अलग होते हैं साहब। यहां पर पक्ष में पड़े वोट विपक्ष में पड़े वोट से कितने हैं? 3 गुना अधिक है। मुझे बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? सबके समझ में आ रही है? आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर साधारण प्रस्ताव कब और विशेष प्रस्ताव कब? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। डिपेंड्स ऑन द मैटर, कि आखिर माजरा क्या है। समझे नहीं समझे? देखो आपके पापा आपके लिए कोई चीज ले आए, आपसे पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आपकी सगाई कर रहे हो तो मैटर के ऊपर डिपेंड है। मैटर के ऊपर डिपेंड है ना। कोई मामला बहुत सीरियस है, कोई मामला कम सीरियस है। कम सीरियस है तो क्या चल जाएगा? साधारण प्रस्ताव। बहुत ही सीरियस है तो कैसा चाहिए? विशेष प्रस्ताव। पर ये मैंने खाली एक समझाने के लिए बोला है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एक्ट में लिखा हुआ है ये काम करना हो तो साधारण प्रस्ताव और ये काम करना हो तो विशेष प्रस्ताव। हाँ, विपक्ष में पड़े वोट मतलब तो पास ही नहीं हुआ ना मामला। भाई कोई मामला पास करना है कि इसको अंकेक्षक नियुक्त कर दें क्या? सबने कहा नहीं करना, तो ये नियुक्त ही नहीं होगा, मामला ही पास नहीं हुआ। प्रस्ताव दोनों पास हो रहे हैं। इसकी जरूरत ऐसा है, मान लो 100 लोग आए, 100 में से 60 लोगों ने पक्ष में वोट दे दिया और 40 ने चौकड़ी मार दी कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। बताओ बहुमत हो गया कि नहीं हुआ? अब अगर जो मामला डिसाइड करना है और उसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि हमें केवल क्या चाहिए? साधारण प्रस्ताव, तो बताओ वो मामला पास मान लिया जाए नहीं माना जाए? पर एक्ट में ये लिखा हुआ है कि इस मामले के लिए हमें क्या चाहिए, तो बताओ पास हो गया क्या? तो नहीं हुआ, काम ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये मैटर की सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड है। आपको शॉर्टकट में मैं ये बता देता हूं कि ऑडिटर को अगर आप नियुक्त कर रहे हो तो हमें विशेष प्रस्ताव की जरूरत नहीं होती। किसकी होती है? साधारण प्रस्ताव। मैं विशेष प्रस्ताव 1-2 जगह काम में लूंगा ऑडिट में बस, बाकी हर जगह कौन सा काम में लूंगा? यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? और किसी के मन में कोई डाउट? हाँ, वही डेडलॉक लग गया, फिर वही सभापति, वही निर्णायक मत। और किसी के कोई डाउट? आगे बढ़े? पक्का? चलो आप बताएं जी जनाब, कल आप हमारे यहाँ डिनर पे क्यों नहीं आए?
अच्छा, ये भी चक्कर है। क्या बुलाना जरूरी है? फीलिंग नहीं समझ सकते थे आप? बताओ, क्या न्योता जरूरी है क्या? सभा बुला रहे हो साहब, लोगों को क्या भेजोगे? न्योता भेजोगे, इनविटेशन भेजोगे। कैसा होता है बताओ? न्योता भेजते नहीं भेजते? भेजते हैं ना। मैं आपको मेरा एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरी शादी का किस्सा है। हम जो साथ पढ़ने वाले बहुत सारे दोस्त थे, शादी में अक्सर दोस्त लोग आते हैं, क्योंकि बिना दोस्तों के शादी होती नहीं। अगर दोस्त नहीं होते तो नागिन का डांस खत्म हो चुका होता, ये प्रथा ही लुप्त हो चुकी होती है। ये दोस्तों की वजह से ही आज वो नृत्य कला है, और बिना दोस्तों के कोई शादी का आनंद थोड़ी है। तो हमारे दोस्तों में से एक लड़का था जिसका नाम था किशन चेतानी, और वो हमारा मतलब कॉमेडी पॉइंट था। सब उसको छेड़ते थे, होते ना कहीं ऐसे, वो छेड़ते हैं और वो चिढ़ता है और उसके मजे आते हैं खूब। तो हम उसको सब छेड़ते थे, किशन चेतानी टेंशन भरा प्राणी। अब वो क्या हुआ साहब, जो मेरी शादी थी, मैंने कई दोस्तों को बुलाया और मैं उसको बुलाना भूल गया। तो शादी शाम को थी, लेकिन दोस्त तो सुबह ही आ जाते हैं। आ गए, सारी टीम आ गई और आए, मेरे को घेर लिया, भाई दुल्ला था मैं। फिर बोले अरे वो अपना वो कहाँ है? क्यों ऐसे आदमी याद भी ज्यादा आते हैं। और बोले वो कहाँ है यार, वो दिख नहीं रहा। तो मैंने कहा यार उसको तो मैं बुलाना ही भूल गया। बोले यार तू ऐसे कैसे कर सकता, उसको भूल गया? यार उसको तो बुलाया यार, ऐसे कैसे? मैं कह अरे मैं तो खुद बुलाना चाहता हूँ पर भूल गया। तो बोले ठीक है ठीक है, मैं कह रुको भी बुलाता हूँ। मैंने उसको फ़ोन किया और मेरे को मालूम था गलती तो हुई मेरे से। मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कह रहे कहाँ है? तो तू शादी कर बेटा। हाँ। मैं कहा हूँ, तेरे को क्या मतलब? मैं कहा मतलब? अरे भाई तेरे भाई की शादी तो आया नहीं अभी तक। बोले बेटा बुलाया तो था क्या? मैं कहा मैंने मेरे पापा को भी नहीं बुलाया, वो तो इधर ही घूम रहे। मैंने मेरे भाई को भी नहीं बुलाया, वो तो इधर ही घूम रहे। अरे तू मेरा भाई है, तेरे को बुलाऊंगा? सारा इंतजाम तेरे को करना है, सारी व्यवस्था भी कर रखी है यहाँ पे, और तू घूम रहा है। और यार ऐसी बात है क्या? मैंने कहा और क्या, अभी आया यार, अभी आया। सूचना के भी तरीके होते हैं, सूचना भी कई तरीके से दी जाती है। अब देखो बुलाना है, ससुराल में ससुर जी का फोन आया आपको कि बेटा आज आपको डिनर करना है, एक बार में हो जाए। हाँ समझ लो। और पिताजी बुलाएं तो 2 बार मत बुलवा देना, बहुत फर्क होता है। तो जो सूचना होती है ना बच्चों, ये भी 2 प्रकार की है। आप इसको कंफ्यूज मत कर लेना प्रस्ताव से, क्योंकि दोनों के नाम सेम है। सूचना भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कैसी सूचना? एक तो साधारण सूचना। अब इसको साधारण प्रस्ताव मत मान लेना, क्योंकि ये तो सभा बुलाने की सूचना है, और प्रस्ताव तो सभा में जो मामले तय होते हैं वो होते हैं। समझ में आ रहा है? इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? ऑर्डिनरी नोटिस। ऑर्डिनरी नोटिस, साधारण सूचना। समझ में आ रहा है क्या? और दूसरी सूचना का टाइप क्या होता है? विशेष सूचना। इसको क्या कहते हैं अपन? स्पेशल नोटिस। सभा बुलाने के लिए 2 प्रकार की सूचना होती है, एक साधारण और एक क्या होती है? विशेष। साधारण सूचना जो होती है बच्चों, ये ध्यान रखना, इसमें केवल 4 चीजों का जिक्र होगा। डे, डेट कि साहब आज बार मंगलवार, दिनांक बताओ 31 जनवरी, और प्लेस गोपालपुरा पर, और समय सुबह 11 बजे। 4 चीजें बता दूं क्या आपको? बार मंगलवार, दिनांक 31 जनवरी को गोपालपुरा मोड़ पर सर्जन इंस्टीट्यूट पर सुबह 11 बजे आना है। जब 4 चीजें लिखकर किसी को नोटिस भेजते हो तो वो क्या कहलाती है? साधारण। सर क्यों आना है, क्या क्या बुलाओ, क्यों बुला रहे हो, क्या करोगी, ये नहीं बताएंगे। ये ऑर्डिनरी नोटिस है, बस आपको न्योता भेजना है कि आपको आना है। समझ में आ गया? हमेशा ध्यान रखना, साधारण सूचना किसके लिए भेजी जाती है? एजीएम हेतु। जब भी एजीएम बुलाओगे तो खाली क्या भेज दो? साधारण, क्योंकि साल में एक बार बुला रहे हो, और सबको मालूम ही है कि हर साल ही क्यों नहीं है मीटिंग होनी, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। बोलो समझ में आ गया क्या? अब विशेष सूचना क्या होती है बताओ? विशेष सूचना
जैसे मैं आपको बताता हूँ बच्चों, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे मेरे दोस्तों को बुलाना था और मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मेरी शादी में आए। तो बताओ कैसे बुलाएं? अच्छा आप बताओ, आपकी शादी हो गई? नहीं, तो अनुभव नहीं है आपको। आप शादीशुदा हैं, आपने अपने दोस्तों को बुलाया था? हैं? कोर्ट मैरिज करिए? अच्छा हाँ, चलो मैं आपको मेरी शादी की स्टोरी बताता हूँ। तो साहब क्या हुआ, मुझे मेरे दोस्तों को बुलाना था, सारे दोस्तों को बुलाना था। तो मैंने सब दोस्तों को फ़ोन किया। क्या करें, बुलाने का ये तरीका है कि तुमको मेरी शादी में आना है, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। कहते कोई बात नहीं, आज चूक गए, कल चल जाएंगे, दोबारा नहीं। मालूम है मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से दो चार ने मुझे क्या कहा, यार उस दिन तो मेरे एक दोस्त है नवल किशोर, गुड़गांव में है, चार्टेड अकाउंटेंट ही है, उसकी भी शादी सेम डे थी। तो उनका यार उस दिन दोस्त की भी शादी है, और हम दोनों हॉस्टल में रहते थे, तो हमारे दोस्त भी क्या थे, कॉमन थे। और शादी की तारीख एक, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि आधे टाइम तो देवता सो जाते हैं, उठते हैं तो लोग पीछा नहीं छोड़ते। तो मुहूर्त भी शादियाँ होती है और मुहूर्त लिमिटेड होते हैं। तो टकरा गया और दोनों का जगह अलग अलग, कि उसकी शादी चिड़ावा में हुई, मेरी जयपुर में, तो आदमी एक जगह ही जा सकता है। तो उन्होंने कहा यार उसकी भी शादी है। मैं कहा देखो तुम्हारा खास मैं हूँ, तुम्हें मेरी शादी में आना है। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों को बुलाऊं, बताओ क्या करूं? मैं चाहता हूँ कि वो आए मेरी शादी में, क्या करूं? आप कहें सर कार्ड वार्ड भेज दो। अरे वो तो नवल भी करेगा। मैंने एक ट्रिक अपनाई, मैंने जो शादी का कार्ड भेजा उसमें एक स्टिकर लगा दिया कि 4 बोतल वोदका फ्री, जो भी आएगा सबको फ्री। आप बच्चों यकीन नहीं करोगे, सब मेरी शादी में सारे दोस्त आए इंक्लूडिंग नवल, उसने भी शादी पोस्टपोन कर लिया, अरे बाद में करेंगे, 4 बोतल वोदका। बताओ ये कैसा नोटिस हुआ? इसमें थोड़ा सा दम था। तो स्पेशल नोटिस में डे, डेट, प्लेस, टाइम, ये तो आएंगे ही आएंगे, प्लस इस मीटिंग में क्या काम करोगे उसको अपन बोलते हैं एजेंडा। क्या बोलते हैं? एजेंडा। एजेंडा क्या होता है? मीटिंग में जो कामकाज करोगे उसका भी जिक्र किया जाएगा, ताकि जिसको आना है वो आ जाए, जिसको नहीं आना वो नहीं आए। भाई जब आपको बता दिया जाए कि भाई आपको इसलिए बुला रहे हैं, जैसे मान लो अपन संडे को ये कहेंगे भाई अपन संडे को क्या करेंगे, राष्ट्रगान करेंगे, आप सबको आना है, पढ़ाई नहीं होगी, राष्ट्रगान करेंगे, तो आधे बच्चे नहीं आएंगे। जिसको आना होगा वो आ जाएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा, टाइम तो खराब नहीं हो लोगों का। तो हम इसलिए स्पेशल नोटिस में एजेंडा देते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, ईजीएम के लिए हमेशा क्या भेजी जाएगी, क्योंकि ये इमरजेंसी में बुलाई, तो लोगों के दिमाग में क्या भाई क्यों बुला लिया अचानक से। ईजीएम कब बुलाते हैं? इमरजेंसी में। तो लोग सोचते भाई क्यों बुलाया, क्या बात हो गई। तो हम उनको पहले ही बता देंगे भाई ये बात है इसलिए आपको बुला रहे हैं। तो जिसको आना होगा वो आ जाएगा, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। और यहाँ एजीएम तो हर साल होती है, इसलिए बताने की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ ये बेसिक चीजें समझ में आ गई क्या? साधारण प्रस्ताव समझ में आ गया, विशेष प्रस्ताव समझ में आ गया, साधारण सूचना समझ में आ गई, विशेष सूचना समझ में आ गया, साधारण सभा, बोर्ड सभा, सब समझ में आ गया क्या? क्लियर है? तो बताओ बोर्ड प्रस्ताव साधारण सभा में पारित होगा कि अतिरिक्त साधारण सभा में? वार्षिक साधारण सभा में होगा कि अतिरिक्त साधारण सभा में? बताओ। हाँ बोर्ड प्रस्ताव एजीएम में। बेटा होली पे दीपावली के गीत है? कौन सा प्रस्ताव? बोर्ड प्रस्ताव। बोर्ड प्रस्ताव किसमें होगा? बोर्ड सभा में, ना एजीएम में ना ईजीएम में। ये छोटी छोटी मिस्टेक ही तो करोगे। समझ में आ गया क्या? और साधारण प्रस्ताव कहाँ होगा? या तो एजीएम में या ईजीएम में। विशेष प्रस्ताव कहाँ होगा? या तो एजीएम में या ईजीएम में। बेसिक चीज समझ गए क्या? बुलाएगी, वो उसकी इच्छा है। आपके घर पे शादी के बहुत इनविटेशन आए होंगे, आप उसमें जाओ। जैसे आज शाम की बताता हूँ, आज शाम को मेरे मामा जी के साड़ू के लड़के का लड़का हुआ है। तो मेरे मामा जी का जो साड़ू है उसके लड़के के लड़का हुआ है, और उसने हैप्पी बर्थडे की पार्टी रखी है, और उसके कोई 5-6 कॉल आ गई
कि वो जयपुरी रहता है, मेरे पास उसकी फाइल भी है, तो कामकाज देखते हैं हम लोग उसका। तो वो आगे बोले सर आपको ज़रूर आना है, ज़रूर आना है। अच्छा रिलेटिव भी है, तो मेरी वाइफ को भी फ़ोन कर दिया उसने। तो मेरी वाइफ ने सुबह पूछा कि अपने को चलना है, आप कितने बजे तक आ जाओगे? मैंने कहा अपने को चलना है मतलब? मैंने कब कहा मैं चलूँगा? बोले नहीं फ़ोन आ रहे हैं ना। मैंने कहा फ़ोन तो पता नहीं कितने आते हैं, ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। अगर मैं नहीं जाऊँ तो क्या हो जाएगा? कोई पेनल्टी? ये तो मेरा अधिकार है, और मैं चला गया तो वहाँ जो मिल रहा है वो मैं खा लूँगा। किसका? नहीं, सभा बुला रहे, जो आएगा सो पाएगा। मान लो कंपनी में 10 संचालक है, हमने 10 को न्योता दिया, आए कितने? 6, तो वोट कितने के पड़ेंगे? 6 के ही पड़ेंगे, प्रेजेंट का होगा। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है कि कम से कम कितने आ जाएं? 2 तो आ जाएं। एक आदमी आ गया जी मीटिंग करते हैं, तो कम से कम कितने आ जाएं? तो जो वो न्यूनतम संख्या जो मीटिंग करने के लिए क्या है, अनिवार्य है, उसे अपन क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं, गणपूर्ति। क्या कहते हैं? गणपूर्ति। मैं आपको ये बीओ में कराऊंगा, अभी यहाँ इसको और डेप्थ में नहीं ले जाना चाह रहा मैं आपको, कि सब इतने लोग तो कम से कम आने चाहिए। और अगर वो नहीं आए तो सभा स्थगित होती है, कैंसिल नहीं होती, स्थगित होती है, एडजॉर्न, कि ये सभा अगले सप्ताह सेम समय सेम स्थान पर सेम बार को अगले सप्ताह की तारीख के लिए कि आयोजित की जाएगी। और अगर स्थगित सभा में भी कोई नहीं आया, अकेला आया तो वो अकेला ही बहुमत है, और वो जिधर बोल देगा मामला पास। तो जब हमने आपको सदस्य बना लिया, आपको बुला रहे, आज रिलायंस वाले मेरे को कितनी बार बुलाते हैं, हर साल बुलाते हैं, मैं एक बार नहीं गया, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बुलाते हैं। क्यों आजकल क्या ये वर्चुअल जो है ना, ये फेस टू फेस वाली मीटिंगें लगभग बंद हो गई। कारण क्या है? मान लो आपने रिलायंस की मीटिंग करी, रिलायंस के कितने शेयर होल्डर होंगे बताओ आप, सोचो, 1 करोड़ से ज़्यादा हैं। उनको बुलाया, 5-5 रुपए का पानी भी पिलाया, तो 5 करोड़ का तो पानी पी गए। समझो ना, आए हुए को चाय पानी भी पिलाना ही पड़ता है। तो आजकल ऐसी मीटिंगें नहीं होती, सब कैसे होती है? ऑनलाइन। ऑनलाइन में भी जो प्रेजेंट होगा वो बोर्ड देगा, जाना नहीं जाना आपका अधिकार है, लेकिन कंपनी का दायित्व है आप सबको बुलाना। अगर बुलाया नहीं कंपनी ने, तो इस सभा में जो भी काम हुए हैं सब क्या है? बेकार है, व्यर्थ है। बोलो समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हम स्टार्ट कर रहे थे क्या चीज? अंकेक्षक की नियुक्ति। पहले कौन सा स्टार्ट करा रहा हूं? सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति। सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति। सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति। धारा 139 की उपधारा 7 के प्रावधान सुनो कि एक नई कंपनी बनी है, और वो कंपनी भी कैसी है? सरकारी। तो उसमें ऑडिटर की नियुक्ति कौन करेगा? बच्चों, जो ही सरकारी कंपनी का नाम आए, एक बंदे का नाम याद रखना, उसका नाम क्या है? C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। समझ गए? मैं आपको गवर्नमेंट ऑडिट वाले चैप्टर में इसको डिटेल में समझाऊंगा। बताओ ये बंदा है या विभाग है? ये बंदा है भाई साहब। अभी गिरीश मुर्मू करके है, कौन सा एक मुर्मू करके है, हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू, 8% हुआ है, और ये भी चेंज होते रहते हैं। इनका टर्म जो होता है कितना होता है बताओ? 6 ईयर और 65 ईयर एज, विच एवर इज अर्लियर। सैलरी भी मिलती है इनको। तो ये विभाग नहीं है, बंदा है। अब राष्ट्रपति क्या है? बंदा है, समझ लो, पर इसके अंडर में पूरा सरकारी महकमा काम करता है। ये बहुत शानदार पोस्ट है, पूरे इंडिया में एक ही होता है, और इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और ये नियुक्ति करता है हमारी। तो अगर मुझे सरकारी कंपनी की ऑडिट चाहिए तो मुझे धोख देनी पड़ेगी। किसके? आगे सर वो फिर तो रिश्वतबाजी नहीं। इन्होंने क्या है? ऑनलाइन सिस्टम कर रखा है कि आप एम्पेलमेंट फॉर्म भरो, फिर ये अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो बताओ सरकारी कंपनी की ऑडिट कौन करता है?
मेरे को मालूम था रपट जाएंगे, है ना रपट, देखो इसलिए मैं जानबूझ के पूछ रहा था ऐसा। सरकारी कंपनी की ऑडिट कौन करता है? अरे कोई कंपनी हो, ओनली सीए, योग्यता तो सीए ही है। ये हड़बड़ी कर जाते हैं बच्चे। जो ही पूछा सरकारी कंपनी की ऑडिट कौन करता है, फटाक से C&AG। अरे C&AG तो नियुक्ति करता है, ऑडिट तो मैं ही करूंगा। हाँ, वो सरकारी विभागों के होते हैं, सरकारी निगम के होते हैं, सरकारी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं खाली। अब आप बताओ, नौकरी लग रहे हो, जहां लगोगे वो सरकारी विभाग होंगे, उनके ऑडिटर हम नहीं होंगे। आपके यहाँ ऑडिट करने हम नहीं आएंगे, हमारी औकात ही नहीं है उसमें। उनके अलग से ऑडिटर हैं, SSC पास आउट होते हैं, वो ऑडिटर विंग ही अलग होता है, समझ लो। महालेखाकार विभाग अलग ही होता है, वो इंटरनल उनकी ऑडिटें करते रहते हैं। हम लोग सिर्फ किसकी ऑडिट करते हैं? सरकारी कंपनी जैसे BPCL, HPCL, उनकी ऑडिट करते हैं। आपको साहब आप वित्त विभाग की ऑडिट कर दो, आयकर विभाग की ऑडिट कर दो, शिक्षा विभाग की ऑडिट कर दो, इनकी ऑडिट हम नहीं करते। इनकी ऑडिट कौन करता है? C&AG। नहीं, चार्टेड अकाउंटेंट जरूरी नहीं है। चार्टेड अकाउंटेंट की बात आपने कहां पढ़ी कि ऑडिटर सीए होना चाहिए? कंपनी एक्ट में पढ़ी ना, तो वो कंपनियां थोड़ी है, वो तो विभाग हैं, मंत्रालय हैं, वो तो निगम है। कंपनी तो क्या है? HPCL, BPCL, जो कंपनी एक्ट में क्या है? रजिस्टर्ड है, और हम उनकी ऑडिट करते हैं। तो हम सरकारी कंपनी में ऑडिट करने के लिए योग्य व्यक्ति कौन है? अंकेक्षक कौन होगा बताओ? चार्टेड अकाउंटेंट। पर हमारी नियुक्ति कौन करेगा? C&AG के द्वारा। कोई टाइम पीरियड दूं उसको कि भाई तू नियुक्ति कर देना? देखो नई कंपनी है और तुम 2-2 साल तक नियुक्ति नहीं करोगे तो इतने में तो दूसरी ऑडिट का टाइम हो जाएगा। तो इन्होंने टाइम दिया, कंपनी के समामेलन बोल दो, निर्माण बोल दो, समामेलन की तिथि से बताओ कितने दिन में? 60 दिन में। ये दिन याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति केग द्वारा कितने दिन में की जा सकती है? जिस दिन कंपनी का निर्माण होगा उसके 60 दिन में नियुक्ति की जाएगी। इसलिए ध्यान रखो, ऑडिटर की नियुक्ति हमेशा एडवांस में होती है। ऑडिटर ऑडिट कब शुरू करेगा? वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद। पर अपॉइंटमेंट पहले ही हो रहा है, क्योंकि कंपनी बनते ही क्या कर रहे हैं? नियुक्ति कर रहे हैं। समझ में आ गया क्या? आप बताओ, कभी आपने बर्थडे मनाया है? बर्थडे क्यों मनाते हैं लोग? क्या खुशी हो गई ऐसी? आपको खुशी मालूम है एक्चुअल में बर्थडे क्यों मनाते हैं? उसका कॉन्सेप्ट क्या है? उसका कॉन्सेप्ट यह है कि अब प्रभु से मिलने के लिए 1 साल जीवन का और कम हो गया, इसलिए मनाते हैं। बर्थडे का मतलब क्या हुआ? 1 साल और गया आपका। भैया आपका 80 का फिक्स है कांटा, 40 जी चुके, 41 में खुशी मना रहे हो क्या? प्रभु से मिलने के लिए 39 ही बच रहे हैं, इसलिए मनाते हैं बर्थडे। जिसने सांस ली ना, उस दिन से उसकी काउंटडाउन क्या है? शुरू है। समझ रहे हो? ऐसे जो ही कंपनी बन गई, इसका काउंटडाउन क्या हो गया? शुरू हो गया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गए, और कितने दिन गए? 60 दिन गए साहब। लेकिन केग महोदय ने नियुक्ति ही नहीं करी। केग नियुक्ति करने में क्या रहा? असफल रहा। केग नियुक्ति करने में क्या रहा बताओ? असफल रहा। समझ में आ गया क्या? भाई नियुक्ति करनी थी केग को, पावर दिए, पर समय का चक्र जो है वो 60 दिन का है। 60 दिन में अगर वो नियुक्ति नहीं कर पाया तो अब बताओ नियुक्ति कौन करे? आप कहें सर केग को और टाइम दे दो। ना ना ना, यहाँ फ्लैशबैक में मूवी नहीं चलेगी। जिसका टाइम गया सो गया। तो अब बताओ, अगर केग असफल रहता है तो नियुक्ति कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब संचालक मंडल। कौन करेगा नियुक्ति बताना? संचालक मंडल। कहां पर पाए जाते हैं ये लोग? संचालक मंडल कहां पाए जाते हैं? बोर्ड मीटिंग में। कहां मिलेंगे ये लोग? तो बाकायदा क्या आएगी? मीटिंग, बोर्ड सभा। बोर्ड सभा में क्या पास करेंगे? कौन सा प्रस्ताव? बोर्ड रेजोल्यूशन। समझ में आ रहा है ना? अब अगर केग नियुक्ति करने में असफल रहता है तो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा
बोर्ड सभा में बोर्ड प्रस्ताव पारित करके की जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट? कोई समय सीमा? समय तो सबका है भैया। कितना समय मिलेगा? अगले 30 दिन। अगले 30 दिन का मतलब क्या है? 60 दिन के बाद। और 60 दिन में अगर केग ने नियुक्ति कर दी होती तो इनका पावर ही नहीं था। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? टिक टिक शुरू है साहब, समय निकल गया, 30 दिन भी निकल गए, संचालक मंडल भी नियुक्ति करने में क्या रहे? सरकारी कंपनी है, देखो काम होगा जैसे होगा। इतनी मेहनत करके बच्चे नौकरी लगे हैं, काम करने के लिए थोड़ी लगे हैं, है ना? काम करके कमाना होता तो अकाउंटेंट ही तो बन रहे हो, कहीं बन जाओ। तो सब सरकारी कंपनी है, 60 दिन ये गए, 30 दिन ये गए, किसी को होश ही नहीं है, नियुक्ति हो ही नहीं रही। अब नियुक्ति किसको करें? आप बताओ कौन सा पत्ता खेलोगे? आपके 2 पत्ते तो खराब हो गए, अभी सदस्य बाकी हैं। किसको बुलाओगे? किसको बुलाओगे बताओ? सदस्यों को। अब नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? सदस्यों द्वारा। ये कहां पाए जाते हैं? साधारण सभा 2 प्रकार की, एजीएम की ईजीएम। क्या बुलाओगे? एजीएम की ईजीएम। एजीएम घर की खेती थोड़ी है, जो मन में आए तो बुला ली। इमरजेंसी, इमरजेंसी आ गई ना। एजीएम तो साल में एक बार फिक्स है, आएगी जब आएगी, आपके मन में तो आएगी, जब थोड़ी बुला लोगे उसको। तो बीच में बुला रहे हो तो क्या आएगी? ईजीएम। सबको सूचना भेजोगे क्या? कैसी? साधारण की विशेष? विशेष सूचना कि भैया जिसको आना आ जाना, क्योंकि अंकेक्षक को क्या करना है? नियुक्त करना है। हमारे संचालक मंडल वगैरह सब क्या हो गए? असफल हो गए। और कैसा प्रस्ताव पारित किया जाएगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, साधारण प्रस्ताव। तो बताओ, अगर संचालक मंडल भी असफल रहते हैं तो नियुक्ति कौन करेगा? कंपनी के सदस्य। कहां पर? ईजीएम में। क्या पास करके? साधारण प्रस्ताव पारित करके। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? तो ये नियुक्ति के प्रावधान मैंने करा दिए। अब मैं 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन कर सकता है? ऑप्शन ए C&AG, ऑप्शन बी संचालक मंडल, ऑप्शन सी सदस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन कर सकता है? केग। आंसर देना है केग का ही, क्योंकि इनका पावर इसके फेल होने पे मिलता है। समझ में आ गया क्या? दूसरा क्वेश्चन, सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति करने में केग क्या रहा? असफल रहा। इसलिए उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गणपति ने अंकेक्षक की नियुक्ति कर दी। बताओ ये नियुक्ति वैध है या नहीं है? बताओ क्यों? क्योंकि एक अकेला डायरेक्टर नियुक्ति नहीं कर सकता, बाकायदा मंडली आएगी, भजन कीर्तन होंगे, और वो अकेला ही हनी सिंह बन रहा है। समझे नहीं समझे? क्लियर है? चलो एक आखिरी क्वेश्चन, सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा की गई, ये नियुक्ति वैध है या अवैध है? अवैध है, क्योंकि संचालक मंडल का कोई पावर नहीं है। वो तो कब पावर में आते हैं? जब ये पावर में नहीं रहे। समझ में आ गया? तो आज इतना ही करते हैं, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे।